उसकी जानकारी को लेकर ये सत्र का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूकंप त्रासदी पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी शामिल रही थी। आज ही के दिन 4 अप्रैल को 1905 को कांगड़ा में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और आज उसके 118 साल पूरे हो रहे हैं। 4 अप्रैल को सुबह लगभग 6 बजे इस भूकंप की घटना हुई, जिसका रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड 7.8 था और उसमें कांगड़ा का जो एपिसेंट्रल जो भूकंप का जो केंद्र बिंदु था, उसके जो एपिसेंटर के आसपास जो जनसंख्या थी लगभग 4,60,000 थी और 4,60,000 में 20,000 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। जो रिकॉर्ड कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली लगभग 53,000 एनिमल लॉस हुआ और लगभग 1 लाख के करीब जो है घर लोगों के तबाह हुए। इस दुखद त्रासदी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम जो मुखिया थे CS मिडल मिस, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है और वो मेमोयर जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी उपलब्ध है और हमारे जो हिमाचल प्रदेश स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें भी हमने स्कैन करके उसकी कॉपी उपलब्ध करवाई है। आज इस दिन जो है हम इस एक अवेयरनेस कैंप के तौर पे इसको मार्क करने के लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हम इतिहास को भूल जाएं तो हमें वो दोहराना पड़ता है। यदि हम कांगड़ा को भूल जाएंगे तो हो सकता है कि हम उसकी जो गलतियां हैं उससे अगर नहीं सीखेंगे तो उसको दोहराएंगे। इस उपलक्ष्य पे यहाँ पे उपस्थित आदरणीय श्री यादव जी जो हमारे SP चंबा हैं, यहाँ पे उपस्थित समस्त अधिकारीगण, नवनीत यादव जी जो डूअर्स NGO से हैं शिमला से, विशेष तौर पर हमने यहाँ आमंत्रित किए हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, यहाँ की प्रबुद्ध जनता और मीडिया से आए मेरे फ्रेंड्स। आज का मकसद बेसिकली ये था कि हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करें भूकंप के बारे में, जागरूकता के बारे में बातचीत करें। हम सभी जानते हैं कि हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं, जोन 5 में हैं और जोन 5 का मतलब ये है कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ भूकंप आना एक नेचुरल इवेंट है, एक प्राकृतिक घटना है और हम हमेशा 2 भूकंपों के बीच रहते हैं। एक भूकंप जो आ गया है, बड़ा भूकंप की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे घटनाएं तो आए दिन हम यहाँ पे महसूस करते रहते हैं, और एक भूकंप जो फ्यूचर में कभी होगा। तो हमें जो भूकंप आया है उससे सीख लेनी चाहिए और जो भूकंप कभी आएगा, हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में आए, हो सकता है हमारे लाइफ टाइम के बाद आए, लेकिन तैयारी लंबी है। ऐसा नहीं है कि हम भूकंप के लिए बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हैं, तो हमें उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो उसी के लिए एक विचार विमर्श के लिए हमने आज सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। कॉलेज में हमने एक क्विज कंपटीशन बच्चों के लिए रखा था, जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मल्टीमीडिया के माध्यम से एक क्विज कंपटीशन बच्चों के लिए करवाया। सुबह प्रभात फेरी हुई, लेकिन थोड़ा सा मौसम उतना अच्छा नहीं था, इस करके हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। तो जैसे मैंने कहा कि एपी सेंट्रल पॉपुलेशन 4,60,000 और कैजुअलिटी जो है वो 20,000, बहुत बड़ी। इंडिया के जितने भी रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स हैं, मैं रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि 1905 से पहले बहुत बड़े भूकंप नहीं आए, लेकिन इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ पहले कभी नहीं। गुजरात का हुआ 2001 में 13,000 के करीब की कैजुअलिटी हुई। अभी हम टर्की का भूकंप के बारे में देखें तो जितनी बुरी तरह से तबाही वहाँ पे हुई और लगभग 46,000 प्लस लोगों की वहाँ पे दुखद मृत्यु हुई। एक कांगड़ा भूकंप के रिपीट को लेके एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में NDMA ने, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, और बहुत सारे IITs और
नेशनल लेवल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसमें एक स्टडी करवाई गई कि अगर कांगड़ा भूकंप रिपीट होता है और वो नाइट टाइम अर्थक्वेक होता है, लेट अस रिमेंबर कि जो कांगड़ा भूकंप हुआ था वो सुबह 6:20 के करीब हुआ था। तो 6:20 अप्रैल में जनरली लोग जाग जाते हैं। कुछ लोग हो सकता है घरों से बाहर भी होंगे, कुछ लोग हो सकता है अपने कुछ काम भी कर रहे होंगे। मतलब हम अगर बेड में हैं, रात के अंधेरे में भूकंप आता है, उस केस में हमारा रिस्पॉन्स नेचुरली उस तरह से स्लो होगा जब तक हमें समझ लगेगा कि भूकंप आ रहा है। हो सकता है हम दरवाजा नहीं खोल पाए, हो सकता है बेड से ना उठ पाए। लेकिन अगर हम नाइट टाइम अर्थक्वेक की बात करें, जो एक प्रोजेक्टेड सिनेरियो है, हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो बहुत ही डरावनी फिगर्स हैं। मैं उन फिगर्स के साथ आपको डराना नहीं चाहता, बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है और काफ़ी हमारे घर भी जो हैं वो नष्ट हो सकते हैं और हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज की चर्चा का बेसिकली मकसद ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें आपको वीडियोस भी दिखाएंगे, अवेयरनेस वीडियोस। एक तो है कि हमारा बिहेवियर भूकंप के प्रति के समय, उसके पहले क्या होना चाहिए, वो हमें जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम थोड़ा सा याद करें, वर्ष 2005 में एक अफवाह फैली थी हिमाचल में कि कांगड़ा भूकंप के 100 साल पूरे हो रहे हैं और भूकंप जो है वो आ जाएगा। चंबा में भी लोग चौगान में रहे रात को, धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में लोगों ने रात काटी, डलहौजी में मुझे याद है मैं उस टाइम डलहौजी पोस्टेड था, लोग ठंड में बाहर रात भर रहे, सोए नहीं। तो एक तो अज्ञानता का भी था और थोड़ा सा करेक्ट रिस्पांस को लेके भी मतलब था कि हमारा सही रिस्पांस क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भूकंप में किस तरह से बिहेव करते हैं। मैं एक एसपी साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि गुजरात में जब 2001 में भूकंप हुआ, दिन का समय था, 26 जनवरी का दिन था। एक स्कूल में बच्चे जो है वो 26 जनवरी के फंक्शन की तैयारी कर रहे थे और जहाँ पे भूकंप का केंद्र बिंदु होता है वहाँ बहुत नॉइज होता है। कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि जैसे ट्रेन गुजरी, कई लोगों का है जैसे टैंक्स चल रहे हैं। ये धर्मशाला में भी महसूस किया गया 1986 में जब वहाँ पे भूकंप आया। छोटी घटना थी, तो उनको काफ़ी ऐसा नॉइज वहाँ पे सुनाई दिया बच्चों को और टीचर्स को कि जैसे कोई बम ब्लास्ट हो गया। और वो सारे के सारे जो बाहर मैदान में थे वो अंदर बिल्डिंग की तरफ भागे और सभी की मृत्यु हुई, बिल्डिंग कोलैप्स हुई और सभी डरे। मतलब एक गलत रिस्पॉन्स हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है लीक हुई। अगर हम अपने नाक को प्रोटेक्ट करते गिले कपड़े से, रुमाल से, और उस गैस को इनहेल नहीं करते तो 13,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु शायद नहीं होती। लेकिन वो जानकारी नहीं थी, तो जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। आप अगर मानिए अपने बेड में हैं और भूकंप आता है तो आपको क्या करना है, बहुत ज़रूरी जानना है। क्या आप भाग सकते हैं? भाग सकते हैं अगर वो अफगानिस्तान में उसका केंद्र बिंदु है तो। अगर उसका केंद्र बिंदु, जैसे हम तो बहुत ही प्लेट बाउंड्री के बहुत नज़दीक हैं हम, और अगर हमारे यहाँ आसपास कहीं इस तरह की घटना होती है तो हम भाग नहीं सकते। अगर भागेंगे तो इंजर्ड होंगे, हो सकता है कोई चीज़ हमें हिट करे। या ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि जब लोगों ने भागने की कोशिश की तो नीचे फेंक दिए गए, क्योंकि झटके तो मूवमेंट बहुत तेज होती है, लोग धरती पे गिरते हैं। क्राइस्ट चर्च अर्थक्वेक हुआ इधर न्यूजीलैंड में, लोगों ने घर से बाहर भागने की कोशिश की, उनका घर बच गया, लेकिन ऊपर चिमनीज थी, कुछ ओवर हैंगिंग था, उसने हिट किया उनको और लोग अपने घर के बाहर, उनकी मृत्यु हुई। दूसरा, घर में सबसे सेफ प्लेस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या दरवाजे के नीचे आपका सबसे सेफेस्ट है? कोई ना कोई कॉर्नर होता है घर का ऐसा, वो सबको पता होना चाहिए घर वालों को, और हम वहीं पे जाके इकट्ठे हों। अगर बेड में है तो क्या बेड के नीचे स्पेस है जिसपे आप जा सकते हो? डबल बेड, अगर आपने बेड बॉक्स बना रहे हैं तो वो ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। डाइनिंग टेबल के नजदीक क्या हम जा सकते हैं? अगर वो लकड़ी का है फिर तो ऑप्शन है, अगर वो भी हमने ग्लास लगा दिया तो वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो हमें मतलब हर घर की, क्योंकि एक सोल्यूशन नहीं हो सकता,
हर घर, आप कहाँ पे हो, दफ्तर में हो उस टाइम, मार्केट में हो, तो एक तो हमें अर्थक्वेक आई के साथ घूमना चाहिए हमेशा कि जहाँ मैं हूँ क्या मैं वहाँ सेफ हूँ। अगर मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो मैं कहाँ करूँगा। दूसरा, मुझे लगता है हमें बेसिक मेडिकल फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक मतलब अपने आप को बचाना है तो क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हमने दफ्तरों में हम काम करते हैं, हमने फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं। भूकंप जब आता है तो उसके जो है कास्केडिंग डिजास्टर है, सिर्फ भूकंप ही नहीं आएगा, बिल्डिंग भी कोलैप्स होगी, लैंडस्लाइड भी होगा, फायर इंसिडेंट्स भी होंगे, पेड़ भी गिरेंगे, कई चीजें होंगी। तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और जानकारी के साथ साथ दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, हमारी अपनी व्यक्तिगत तैयारी भी होनी चाहिए। सरकार का सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन सरकार के लोग भी तो विक्टिम हो सकते हैं, उनका परिवार भी विक्टिम हो सकता है। जैसे कांगड़ा भूकंप के बारे में कहता है कि सरकारी कोई भी एम्प्लॉई डिप्टी कमिश्नर के अलावा जीवित नहीं बचा था, तो रिलीफ और रेस्क्यू करने वाले लोग उपलब्ध नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर इस करके बच गया और कहीं टूर पे थे, बाहर थे। भुज में आप देखेंगे, भुज अर्थक्वेक की अगर थोड़ी सी जानकारी दें तो जो कलेक्ट्रेट था वो बिल्कुल मिट्टी में तब्दील हो गया। भुज का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वो कोलैप्स हो गया, तो जो पेशेंट, डॉक्टर जो भी अंदर थे कोई नहीं जीवित रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिस्टम तो ठीक है, काम करेगा, बाहर से मदद भी आएगी, लेकिन हमें अपनी तैयारी, तो क्या आपके पास 48 घंटे तक अपने आप को सस्टेन के लिए पानी है, क्या आपके पास अपनी दवाइयाँ, इमरजेंसी दवाइयाँ आपने अपने पास रखी हैं, या खाने के लिए कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई ड्राई भोजन रखा, वो जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दे से दैट द अर्थक्वेक्स डोंट किल, अनसेफ बिल्डिंग्स डू। भूकंप कहीं रेगिस्तान में होगा, कहीं हिमालय में होगा, उससे कोई डेथ थोड़ी होगी। और भूकंप अपने आप में त्रासदी नहीं है, वो त्रासदी तब है जब हम उसके लिए तैयार नहीं है या हमने अपनी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं कर रखी है। सो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग बना दी है तो उसका कोई समाधान नहीं है, उसको आप इंजीनियर से चेक करवा के उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और नई बिल्डिंग बना रही है तो उसमें भूकंप, जैसे हम जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम देखते हैं बारिश की तरफ भी देखते हैं कि उसमें बारिश ना अंदर आए, मॉइस्चर ना आए, लाइटनिंग से हम अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन भूकंप को भूल जाते हैं क्योंकि वो बड़े सालों बाद कभी आया, मे भी काफ़ी सालों के बाद फिर आएगा। सो कंस्ट्रक्शन जो है सबसे क्रिटिकल पार्ट है भूकंप की तैयारी को, और यदि हम अपनी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं करेंगे तो मुझे लगता है भूकंप की तैयारी नहीं हो सकती। तो बिल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम थोड़े से आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे नवनीत यादव जी, उसके बाद वी कैन ओपन दी हाउस फॉर डिस्कशन। जो भी आपके सुझाव है, क्या किया जा सकता है, किस तरह की आपके जहाँ आप रहते हैं तैयारी। देखिए, कई बार हमें लगता है और ये एक व्यू रहता है कि आपदा प्रबंधन तो मेरा विषय नहीं है, मुझे क्या लेना देना, ये तो डीसी देखेगा, एसडीएम देखेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का विषय है। डिजास्टर किसको अफेक्ट करता, अर्थक्वेक किसको अफेक्ट करेगा, मुझे आम आदमी को करेगा, मेरे परिवार को करेगा, मेरे समाज को करेगा, मेरे स्कूल को करेगा, मेरे हॉस्पिटल को करेगा, मेरे ब्रिज को करेगा, मेरी सड़क को करेगा, मेरी बिजली को करेगा, जिंदगी के हर पहलू को करेगा। तो जब जिंदगी के हर पहलू को, हर विभाग को अफेक्ट करेगा, तैयारी भी हर जगह करने की आवश्यकता है। तो आप सभी का इस ब्रीफ सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम कांगड़ा आपसे आग्रह है कृपया वीडियो प्ले की जाए। बस ये 2 मिनट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक कंटेक्स्ट सेटिंग को ऑलरेडी है ये समझना कि अर्थक्वेक्स हम लोगों की है ना, और थोड़ा जो पहाड़ से नीचे का जो हिस्सा है, तो ये इंडियन प्लेट थी, ये करोड़ों साल पहले, मतलब 70 से 74 मिलियन साल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 74 मिलियन साल के करीब पहले हम लोग अलग थे,
और जो ये तिब्बत वाला जो हिस्सा है जो नक्शे में हम देखते हैं चाइना ये सब ये अलग था, लेकिन ऐसे प्लेट्स ही आके जुड़ी। यही एक कारण बन गया है ये समझने के लिए, ये काफ़ी है समझाने के लिए कि कैसे ये जो टक्कर हुई है धीरे 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 74 मिलियन साल में जाके ये जो प्लेट मिली हैं ये ऐसा नहीं कि मिलने के बाद ठहर गई है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ये कनेक्शन अभी भी चल रहा है। जब आप अखबार में पढ़ते हैं, कुछ मीडिया के साथी हैं यहाँ पे, अखबार में हेडलाइंस आती हैं कि हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है हिमालय की ऊंचाई, तो ये हेडलाइन जो है कोई चौंकाने वाली सी चीज़ नहीं कि आज छपा है अखबार में तो आज ही हो रहा है। ये तो बहुत पुरानी घटना है। तो जब तक ये घटना हो रही है, मैं इसे अगर आपको बच्चे को समझाना है घर में जाके, आज ही के दिन 118 साल पहले 4 अप्रैल को 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है हमारे कांगड़ा क्षेत्र को हिट किया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई। और ये उसमें इतनी कैजुअलिटी थी कि हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अर्थक्वेक के इंडिया में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कभी नहीं हुई। प्रदेश सरकार का जैसे निर्णय है कि हम कांगड़ा अर्थक्वेक के दिन जो है मॉक ड्रिल्स करें, लोगों को जागरूक करें, उसी दिशा में आज चंबा जिला में भी हमारे जो स्कूल्स थे वहाँ पे मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एक जिला स्तर पे हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मॉक ड्रिल भी की और उसके साथ साथ एक बच्चों के लिए अवेयरनेस सेशन भी किया जिसमें मल्टीमीडिया क्विज़ भी ऑर्गेनाइज़ की, सुबह प्रभात फेरी भी ऑर्गेनाइज़ की और एक यहाँ आज अधिकारियों के लिए और जो स्थानीय सिटीज़न हैं उनके लिए एक जागरूकता सेशन रखा गया। इसका सबके पीछे मकसद ये है कि हम कांगड़ा अर्थक्वेक को हमेशा याद रखें और उसकी जो लर्निंग्स हैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ताकि अगले बार कभी अगर इस तरह की बड़ी त्रासदी होती है तो हम सभी उसके लिए तैयार रहें। इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रमों का मकसद ये है कि हम लोगों को भूकंप के प्रति जागरूक करें और लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने घर जो है सुरक्षित बनाएं, भूकंप रोधी बनाएं, क्योंकि भूकंप जो है अपने आप में कोई नुकसान नहीं करता। अगर बिल्डिंग सेफ़ नहीं है तो उससे नुकसान होता है। तो जागरूकता और भवन निर्माण दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा सर कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और एमसी रूल्स के मुताबिक जो है बिल्डिंग नहीं बन रही है, तो इसमें क्या प्रशासन का क्या ऐसा रहेगा कि जो नॉर्म्स जो हैं वो उनका पालन किया जाए भविष्य में? हमारे जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं, उन कोड्स के हिसाब से हमारा जो बिल्डिंग बाईलॉज भी जो म्यूनसिपल एरिया में है उस तरह से होने चाहिए। रूरल एरिया में हर जगह हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट नहीं है, तो लोग जो हैं उस रेगुलेशन से बाहर हैं। मुझे लगता है कि हमें बिल्डिंग बाईलॉज पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। साथ में लोग जो हैं वो भूकंप रोधी घर बनाएं, इसके लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ भूकंप के अलावा और बहुत सारे हैज़र्ड्स हैं, आप जो है प्राकृतिक घटनाएँ हैं जो बिल्डिंग्स को और जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।